Hello students, in this video I will discuss the software estimation model, COCOMO model. COCOMO model is constructive cost estimation model. Constructive cost estimation model. It is proposed by Boehm in 1981. It is one of the most generally used software estimation model. इस मॉडल की हेल्प से आप सॉफ्टवेयर का एस्टीमेट कैलकुलेट कर सकते हो. अब कौन सा एस्टीमेट? इट प्रेडिक्ट्स द एफर्ट एंड शेड्यूल ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर. इसमें मेन चीज़ क्या है कि सॉफ्टवेयर के साइज के हिसाब से हमने क्या प्रेडिक्ट करना है, सॉफ्टवेयर के लिए कितना एफर्ट चाहिए. एफर्ट क्या हो सकता है? एफर्ट हो सकता है कितने पर्सन चाहिए उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए, और शेड्यूल कितने टाइम में. अगर सपोज करो सॉफ्टवेयर का साइज़ इतना है तो वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा. तो ये एस्टीमेट हमने लगाना है किस मॉडल की हेल्प से? कोकोमो मॉडल की हेल्प से. द की पैरामीटर्स विच डिफाइन द क्वालिटी ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. देखो कोकोमो मॉडल की हेल्प से मैंने पहले जैसे कि बताया, एक तो एफर्ट कैलकुलेट होता है और एक शेड्यूल. तो एफर्ट क्या है? अमाउंट ऑफ लेबर दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए टास्क. मैंने पहले बता दिया एफर्ट क्या है कि सपोज करो सॉफ्टवेयर का साइज इतना है तो हमें कितने पर्सन चाहिए, कितनी लेबर चाहिए टू कंप्लीट दैट टास्क. सो इट इज़ मेजर्ड इन पर्सन मंथ यूनिट. वही कि इतने पर्सन एक महीने में चाहिए या कितने पर्सन कितने मंथ्स में चाहिए. तो ये एफर्ट कैलकुलेट किया जाता है कोकोमो मॉडल की हेल्प से. शेड्यूल पहले एक्सप्लेन कर दिया. अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम चाहिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब. सो उसको हम मेयर कर सकते हैं इन वीक्स, इन मंथ्स, कि ये सॉफ्टवेयर अगर इसका साइज़ इतना है तो ये इतने वीक्स में हो जाना चाहिए. एक ये क्या है? एक एस्टीमेट है. कोकोमो मॉडल एस्टीमेशन के लिए यूज़ होता है. तो नेक्स्ट, अब कोकोमो मॉडल को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट वो होगा जिसमें हमें एप्लीकेशन को अच्छे से समझ आ कि हमने करना क्या है. हमें वेल अंडरस्टूड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, टीम का साइज स्मॉल है और जो टीम मेंबर्स हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए. तो वो है हो गया ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में क्या चीज़ें याद रखनी है कि वेल अंडरस्टूड एप्लीकेशन प्रोग्राम है कि हमें पता है कि हमने क्या डेवलप करना है, और उसको डेवलप करने के लिए टीम का साइज स्मॉल है, और जो टीम मेंबर्स हैं बेशक स्मॉल टीम है लेकिन जितने भी टीम मेंबर्स हैं दोज आर एक्सपीरियंस्ड. सो ये चीज़ याद रखनी है. एग्जांपल क्या हो गई? सिंपली इन्वेंट्री सिस्टम, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम. मीन सारा कुछ क्लियर है कि ये हमने बनाना है. तो दोज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स. सेकंड, सेमी डिटैच्ड. सेमी डिटैच्ड मतलब कि अगर वो ऑर्गेनिक और एम्बेडेड में लाई करे. ऑर्गेनिक क्या है? सारा कुछ क्लियर है, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंप्लिसिटी है. एम्बेडेड क्या है कि कम्प्लेक्सिटी है. और सेमी डिटैच्ड, उन दोनों के बीच में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको बोलते हैं सेमी डिटैच्ड. द प्रोजेक्ट्स क्लासिफाइड एज सेमी डिटैच्ड आर कंपैरेटिवली लेस फेमिलियर एंड डिफिकल्ट टू डेवलप कंपेयर टू ऑर्गेनिक वन. मतलब अगर हम कंपैरिजन करें ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट और सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट को, तो सेमी डिटैच्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लेस फेमिलियर होते हैं. उनके बारे में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, जहाँ उन पे पहले काम नहीं किया होता, ताकि एफर्ट उनका नहीं पता होता. तो दोज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर सेमी डिटैच्ड. फॉर एग्जांपल कंपाइलर्स. थर्ड, एम्बेडेड प्रोजेक्ट. एम्बेडेड प्रोजेक्ट कौन से आ गए? जो कम्प्लेक्स हैं, हायर लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी है, क्रिएटिविटी ज़्यादा है, टीम साइज लार्जर चाहिए, तो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट चाहिए. एक्सपीरियंस है नहीं लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए. तो दोज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू कोकोमो
मॉडल अकॉर्डिंग टू बेहम। ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स एप्लीकेशन साइज स्मॉल है, मतलब हमें पता है हमने क्या बनाना है, साइज ऑफ द टीम स्मॉल है, एक्सपीरियंस्ड है, सेमी डिटैच्ड। ऑर्गेनिक के कंपैरेटिवली उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता या पहले उन पे काम नहीं हुआ, लेस फेमिलियर है, एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए और डिफ़िकल्ट है उनको क्रिएट करना। और एम्बेडेड मीन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है। अब ये 3 प्रोजेक्ट्स को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इनके बेस पे ही कोकोमो मॉडल डिटरमिन होता है। इन सभी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ऑर्गेनिक के लिए कुछ वैल्यू यूज़ होगी, सेमी डिटैच्ड के लिए अलग वैल्यू यूज़ होगी, एम्बेडेड के लिए अलग वैल्यू यूज़ होगी। वो कैसे, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, बेसिक मॉडल, इंटरमीडिएट मॉडल और डिटेल्ड मॉडल। अब ये आपने देखना है कि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का है। तो अगर तो कम मार्क्स का है तो आप सिंपली बेसिक मॉडल ही एक्सप्लेन कर दो, अदरवाइज आपको इंटरमीडिएट और डिटेल्ड मॉडल भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब बेसिक मॉडल क्या है, हाँ और एक चीज़ और बता दूँ, मैंने ये बताया था कि ये जो कोकोमो का मॉडल है ये एफर्ट और शेड्यूल को कैलकुलेट करता है। तो इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ एफर्ट को देखेंगे कि अगर बेसिक मॉडल है तो एफर्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरमीडिएट मॉडल में एफर्ट कैसे कैलकुलेट होगा और डिटेल्ड मॉडल में एफर्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो बेसिक मॉडल में एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। द फॉर्मूला यूज्ड इज, ई क्या है, ई इज़ द एफर्ट। ए और बी अलग पैरामीटर्स है और के लोग, के क्या है, के लोग क्या है। LOC मीन्स लाइन्स ऑफ कोड और के मीन किलो लाइन्स ऑफ कोड। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन्स ऑफ कोड 1024 या 1000 लाइन्स ऑफ कोड है तो के लोग की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब ये क्यों यहाँ पे आया, के लोग का क्या यूज़ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन जो है कोकोमो मॉडल इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जितना प्रोजेक्ट का साइज है तो प्रोजेक्ट का साइज किस में मेयर होगा, लाइन्स ऑफ कोड में ही मेयर होगा। LOC इज लाइन्स ऑफ कोड, सो के लोग इज किलो लाइन्स ऑफ कोड। अब ए और बी की वैल्यू ये डिपेंड करती है किस टाइप का प्रोजेक्ट है। ये तीनों प्रोजेक्ट्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो अब ए और बी की वैल्यू इन पे डिपेंड करती है। ऑर्गेनिक के लिए ए और बी की वैल्यू है 2.4 और 1.05। सेमी डिटैच्ड के लिए ए की वैल्यू है 3.0 और बी की वैल्यू है 1.12 और एम्बेडेड के लिए 3.6 और 1.20। तो जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है वैल्यू ऑफ ए और बी भी, ए की वैल्यू भी बढ़ रही है और बी की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब ये सारा कुछ हो गया। अब एस्टिमेशन कैसे लगाएगा कोकोमो मॉडल, तो सिंपल है कि सपोज करो एक प्रोजेक्ट जो है, सपोज करो एक प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है और उसके लिए सपोज करो प्रोजेक्ट कौन सा है, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है। और के लोग मीन्स 5000 लाइन्स ऑफ कोड का प्रोजेक्ट है एक सिंपल एग्जांपल के लिए। तो के लोग की वैल्यू कितनी है, 5। अब ऑर्गेनिक के लिए ए कितना है, 2.4। सो ये कैसे कैलकुलेट होगा, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय के लोग कितना है, के लोग इज 5 और बी कितना है 1.05। सो 5 raised to power 1.05। So this way the effort will be calculated 2.4 into 5 raised to power 1.04। सो अगर यही प्रोजेक्ट सेमी डिटैच्ड होता तो पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट किस टाइप का है और उसको डेवलप करने के लिए कितनी किलो लाइंस ऑफ कोड है, ये भी एक एस्टिमेट है। और ए और बी की वैल्यू वो कोकोमो मॉडल से डिटरमिन कर लेगा। तो सिंपली है एफर्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एफर्ट जो कैलकुलेट होगा दैट दिस इज इन पर्सन्स मंथ। The effort is measured in person months and evident from the formula is dependent on kilo lines of code। ये मैंने पहले ही बता दिया। अब देखते हैं बेसिक मॉडल में क्या प्रॉब्लम आई। बेसिक मॉडल में क्या हुआ, बेसिक मॉडल में सिर्फ
ये ही डिटरमिन हुआ किलो लाइंस ऑफ कोड। मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट के साइज के बेस पे ही कोकोमो मॉडल ने एस्टीमेट को डिटरमिन कर लिया, लेकिन अकेला प्रोजेक्ट का साइज ही नहीं मैटर करता, और भी चीज़ें काफ़ी हैं जो मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी कितनी है सॉफ्टवेयर की, कितनी एक्सपर्टीज़ है। तो मतलब बेसिक मॉडल ने सिर्फ किलो लाइंस ऑफ कोड को ही कंसिडर किया वाइल एस्टिमेटिंग द एफर्ट्स, बट we should also take into consideration the other factors, the various other factors like reliability, expertise. There are so many other factors we will discuss in the intermediate model. So next, intermediate model. तो जैसा कि मैंने पहले बताया, बेसिक कोकोमो मॉडल ने क्या किया कि एफर्ट जो है इज ओनली ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड एंड सम अदर कॉन्स्टेंट्स। सम अदर कॉन्स्टेंट्स मीन्स देखो यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड है और अदर कांस्टेंट ए और बी क्या है, अदर कांस्टेंट्स। लेकिन हाउएवर इन रियलिटी में क्या हुआ कि एफर्ट जो है अकेला सिर्फ लाइन ऑफ कोड पे ही बेस पे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जैसे कि रिलायबिलिटी, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज। दीज आर ऑल द अदर फैक्टर्स विच आर आल्सो वेरी क्रिटिकल फॉर द सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। तो क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि बेसिक मॉडल जो है वो सिर्फ किलो लाइंस ऑफ कोड को कंसिडर करता है, लेकिन इंटरमीडिएट मॉडल कहता है कि सिर्फ किलो लाइंस ऑफ कोड को लेके ही एफर्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सॉफ्टवेयर तो और भी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, सॉफ्टवेयर तो रिलायबिलिटी पे भी डिपेंडेंट है, एक्सपीरियंस पे भी डिपेंडेंट है, कैपेबिलिटी पे भी डिपेंडेंट है। सो उन फैक्टर्स को कोकोमो ने बोला कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स मीन्स कि these all factors are very important while calculating the effort of the software. So वो कौन से हैं? These are the 15 drivers that are used in the intermediate model of COCOMO. अब वो 15 ड्राइवर्स कौन से हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे कि 15 कौन से हैं। उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। पहले देखिए 15, ये 3 यहाँ पे हैं, दीज आर 3 और 4 7 और 5 12 और 12 और 3। दीज आर द 15 कॉस्ट ड्राइवर्स यूज्ड बाय द कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। अब उसको अलग अलग एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, hardware attributes, similarly you can see personal attributes and project attributes। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एस्टिमेट कैलकुलेट करने में भी हेल्पफुल हैं। सो देखिए, सो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी कितनी चाहिए ये भी कंसिडर किया जाना चाहिए। कंप्लेक्सिटी कितनी है प्रोडक्ट की ये भी कैलकुलेट किया जाना चाहिए। एप्लीकेशन डेटाबेस किस साइज़ का है, डेटाबेस किस साइज का है, नॉट ओनली द एप्लीकेशन, डेटाबेस किस साइज का है। हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स, जब सॉफ्टवेयर को रन करना है तो मेमोरी कॉन्स्टेंट क्या है, वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट क्या है, टर्न अबाउट टाइम कितना चाहिए, रन टाइम कॉन्स्टेंट्स, परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंट्स कितने चाहिए। तो आपने ये फैक्टर्स को याद करना है, 15 फैक्टर्स को, जो कि इंटरमीडिएट कॉस्ट मॉडल में हेल्पफुल हैं। पर्सोनल एट्रीब्यूट्स में, पर्सोनल एट्रीब्यूट्स मीन जो कि एक्सपीरियंस के साथ रिलेटेड है। देखो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट जो प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है, हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स मीन जो रन टाइम जहाँ पे प्रोडक्ट ने रन होना है उससे रिलेटेड है। पर्सोनल एट्रीब्यूट्स जिसने उसको डेवलप करना है उसके एट्रीब्यूट्स। एनालिस्ट की कैपेबिलिटी क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वर्चुअल मशीन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कोड डेवलप करना है उसका एक्सपीरियंस क्या है। सो देखिए दीज ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द एफर्ट। तो अकेली किलो लाइन ऑफ कोड ही नहीं है जो कि बेसिक मॉडल में है, ये सारे के सारे फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। और प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स, टूल्स कौन से यूज़ किए हैं,
प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स मीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, अलग अलग टूल्स, कौन से हमने मॉडल को फॉलो किया गया है, कौन सा मेथड फॉलो किया गया है, डेवलपमेंट शेड्यूल क्या है. सो दीज आर द 15 कॉस्ट ड्राइवर्स दैट यू मस्ट लर्न फॉर इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल. नेक्स्ट, अब देखिए, अब इनकी वैल्यूज़ क्या है. अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये वैल्यूज़ कैसे हैं. अब ये वैल्यूज़ का यूज़ कहाँ पे होना है, इसकी एग्जांपल करते हैं. पहले ये आप देख लीजिए क्या चीज़ है. अगर सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी वेरी लो है, मतलब रिलायबिलिटी बहुत कम चाहिए, तो इसकी वैल्यू है 0.75. अगर लो है तो 0.88. नॉमिनल की है 1.00. हाई की क्या है 1.15. वेरी हाई की क्या है 1.40. इसी तरह एप्लीकेशन डेटाबेस की क्या है 0.94. मतलब अगर डेटाबेस का साइज़ कम है तो इसकी वैल्यू इतनी लेंगे, अगर डेटाबेस का साइज़ ज़्यादा है तो इतनी वैल्यू लेंगे. अब देखो, ये सारे के सारे 15 एट्रीब्यूट्स की ऐसे वैल्यूज़ प्रपोज की गई हैं बोहेम द्वारा जब उसने इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल को सुजेस्ट किया. अब देखो, इतनी सारी वैल्यूज़ को तो याद करना मुश्किल है, तो आप क्या कर सकते हो. देखिए, नॉमिनल में सभी की वैल्यू कितनी है, नॉमिनल में सभी की वैल्यू 1 है. ठीक है, इस कॉलम को देखिए, इस कॉलम में सभी की वैल्यू कितनी है 1 है. और फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो आप सिर्फ नॉमिनल और हाई को ही लेके चल पड़ो तो भी ये कंसीडर हो जाएगा. पहले तो कोशिश करिए कि आप इन 5 में से कोई 3 कॉलम याद कर लें पेपर के लिए. अगर नहीं भी होते तो नॉमिनल कॉलम में तो सभी की वैल्यू 1 है, मीन नॉर्मल है, तो हाई को कंसीडर कर लीजिए, चाहे वेरी हाई को कर लीजिए. तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर रो उठा लीजिए, जैसे एक्सपीरियंस. अगर एक्सपीरियंस नॉमिनल है तो वैल्यू 1.0 होगी, और अगर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है तो 0.91 होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है. नॉमिनल कॉलम याद रख लीजिए और हाई कॉलम याद रख लीजिए. इन सभी 15 के 15 कॉस्ट ड्राइवर्स की ऐसे स्केलिंग की हुई है, ऐसे स्केलिंग में वैल्यू दी गई है इंटरमीडिएट कॉस्ट मॉडल में, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में. अब ये सारी वैल्यू याद करना तो मुश्किल है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि यही 2 कॉलम्स की वैल्यू को याद कर लिया जाए. अब ये 15 वैल्यूज़ क्या करेंगी, है ना, उसको देखते हैं. ये 15 की 15 वैल्यूज़ दी गई हैं. फॉर एग्जांपल, अगर सॉफ्टवेयर टूल्स नॉमिनल हैं तो 1.00, अगर हाई है तो ये वैल्यू आएगी. अगर शेड्यूल जो है नॉमिनल है तो 1.00, अगर हाई ज़्यादा शेड्यूल है तो 1.04. अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैसे आएंगी, ये यहाँ पे आएंगी. अब देखो, फॉर्मूला चेंज हो गया, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल का फॉर्मूला चेंज हो गया. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, EAF. EAF इज़ एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर. एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, ये 15 के 15 एट्रीब्यूट्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू लो है या इसकी वैल्यू हाई है. तो फॉर एग्जांपल, इसकी वैल्यू अगर सपोज करो ये आ गई, इसकी वैल्यू अगर ये आ गई, इसकी वैल्यू अगर ये आ गई, इसकी वैल्यू प्रोजेक्ट मैनेजर ने अगर ये डिसाइड कर ली, मेमोरी कंस्ट्रेंट की वैल्यू ये आ गई, अगर सपोज करो वर्चुअल मशीन की एनवायरनमेंट की वैल्यू ये आ गई, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करेगा कोकोमो मॉडल में. ऐसे सारी की सारी 15 की 15 वैल्यूज़ जो भी डिसाइड होके आएंगी उसको कैलकुलेट किया जाएगा. द 15 वैल्यूज़ आर देन मल्टीप्लाइड. ये सारी की सारी 15 की 15 वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड होंगी. ठीक है, तो देन EAF विल बी कैलकुलेटेड, और यहाँ पे इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी. तो इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में क्या आया, एफर्ट इक्वल्स टू, देखो यहाँ तक तो बेसिक था, E इक्वल्स टू A K log की पावर B मल्टीप्लाइड बाय EAF. EAF इज एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर. इसकी वैल्यू कहाँ से आई, जो 15 के 15 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनकी वैल्यू डिसाइड होगी कि वो वेरी लो लेनी है कि लो लेनी है कि नॉमिनल लेनी है कि हाई लेनी है. फिर उन 15 की 15 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाएगा. देन द EAF एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर विल बी कैलकुलेटेड.
अब ए और बी की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू जैसे मैंने पिछले केस में बताया, इंटरमीडिएट में थोड़ी सी ये चेंज हुई हैं, तो ये आप देखेंगे इंटरमीडिएट मॉडल में ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और बी की वैल्यू जो है बढ़ रही है, बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो फॉर एग्जांपल फिर से वही ले लें, कैसे कैलकुलेट करना है। सेमी डिटैच्ड सपोज करो प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए पहले उस प्रोजेक्ट के लिए सारे के सारे कोस्ट ड्राइवर्स की वैल्यू फाइंड होगी, फिर वो 15 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, EAF आ जाएगा। किलो लाइन्स ऑफ कोड, सपोज करो 10,000 लाइन्स ऑफ कोड का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाएगी, ए की वैल्यू उसके लिए ये आ जाएगी, बी की वैल्यू ये आ जाएगी, और EAF 15 कोस्ट ड्राइवर से कैलकुलेट कर लिया। तो ये काफ़ी ईजी है इसको यूज़ करना, लेकिन याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो याद करने के लिए मैंने आपको यही बोला कि आप सिर्फ 2 कॉलम्स ही यहाँ पे याद कर सकते हो, 2 कॉलम्स। नॉमिनल तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉमिनल में तो सभी सारी की सारी वैल्यू 1 ही है, तो 5 को ले लीजिए, तो थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट है डिटेल्ड मॉडल। डिटेल्ड मॉडल क्या है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब जो इंटरमीडिएट मॉडल है ना, जो अभी हमने किया, उसमें उसकी सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स को डिटेल्ड कोकोमो मॉडल इनकॉर्पोरेट करता है। लेकिन फ़र्क क्या हुआ, इट यूजेस डिफरेंट एफर्ट मल्टीप्लायर्स फॉर ईच कोस्ट ड्राइवर। इन डिटेल्ड कोकोमो द होल सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड देन वी अप्लाइड कोकोमो इन डिफरेंट मॉड्यूल्स टू एस्टिमेट एफर्ट एंड देन सम द एफर्ट। मतलब क्या हुआ था कि जो अभी किया हमने बेसिक या इंटरमीडिएट, उसमें क्या है, पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, देन हमने लास्ट में जाके कॉस्ट एस्टिमेशन कर ली। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो भी फेजेस हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, सिस्टम डिज़ाइन है, डिटेल डिज़ाइन है, कोडिंग टेस्टिंग है और इंटीग्रेटेशन एंड टेस्टिंग है, ये 5 को छोड़ो, ये 5 फेजेस हैं। इन सभी के सभी 5 फेजेस के लिए सारे का सारा इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल कैलकुलेट होगा। पहले प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में भी सारा यूज़ होगा, सिस्टम डिज़ाइन में भी सारा यूज़ होगा, डिटेल डिज़ाइन में भी। सपोज करो प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में एस्टिमेशन आया A, सिस्टम डिज़ाइन में एस्टिमेशन आया B, डिटेल डिज़ाइन में एस्टिमेशन आया C, मॉड्यूल टेस्टिंग में एस्टिमेशन आया D और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में एस्टिमेशन आया E। तो क्या होगा, दिस इज़ B। तो ये सारी की सारी वैल्यू A + B + C + D + E कैलकुलेट होके कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल में लास्ट फेज़ में ये सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लिया जाएगा। तो फिर आई रिपीट, हर फेज़ में एस्टिमेशन निकाली जाएगी, प्लानिंग रिक्वायरमेंट में भी निकाली जाएगी, सिस्टम डिज़ाइन में भी निकाली जाएगी, डिटेल डिज़ाइन में भी निकाली जाएगी, कोडिंग टेस्टिंग में भी निकाली जाएगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी निकाली जाएगी, और देन वो सारी की सारी वैल्यूज़ को सम कर दिया जाएगा। देखो जहाँ पे लिखा है सम द एफर्ट, और जो भी है एफर्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को 2-3 बार जरूर सुने, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।